वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद आज। हम लास्ट डे नरेशन का सेशन पढ़ रहे थे। हमने लास्ट डे नरेशन के बारे में जो पढ़ा था एक उसका रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद अपनी इस प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए थे उन सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है, और जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े, फर्स्ट डे से जुड़े हैं, तो बता दें कि हमने इससे पहले टेंथ का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। टेंथ में हमने आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हिंदी से बताया है। तो जिन लोगों ने, अगर जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट के वीडियो को देख लें और इसके बाद आगे की क्लासों को अपनी यहीं से नरेशन से कंटिन्यू करें। लेकिन लास्ट में हमने पढ़ा दिया है टेंथ का टॉपिक। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो मिस किए हैं तो देख लेना वहाँ से। टेंथ बाई राज यादव आप जैसे यूट्यूब में डालेंगे टेंथ बाई राज यादव, तो आपको हमारी क्लासें मिल जाएंगी। हमने जिसमें से 26 वीडियो बना दिए हैं, 26 वीडियो। तो आप जैसे ही डालेंगे टेंथ बाई राज यादव करके, जैसे ही आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 26 वीडियो बना दिए हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये सेशन मिस किया है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास टेंस का अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो आप लोग ये समझ लेना कि ग्रामर में आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो टेंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आज सभी लोगों के लिए। फिर इसके बाद हमने वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम आपको यूनिक तरीके से बताए हैं। वर्ब यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ने के नियम। तो जिन लोगों ने अगर वो वीडियो मिस किए हैं तो सर्च कर लेना वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम। आप जैसे सर्च करेंगे सर्वप्रथम हमारा वीडियो मिलेगा, तो आप वहाँ से अपना वर्ब यानी क्रिया में आईएनजी जोड़ने के नियम वहीं से देख लेना। और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है नरेशन का। नरेशन में हमने आप लोगों को 3 क्लासें प्रोवाइड करा दी है, जिसमें हमने नरेशन को बेसिक से एडवांस की ओर लेके जा रहे हैं। हमने बेसिक में अभी पढ़ा है नरेशन। फर्स्ट डे हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हम लोगों ने जाना था कि नरेशन में सेंटेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। फिर हमारी जो सेकेंड डे की क्लास थी हमने उसमें जाना प्रोनाउन चार्ट की, इसमें हमने प्रोनाउन चार्ट को लर्न करा था। और इसके बाद जो हमारी थर्ड डे क्लास थी उसमें हमने एक नियम पढ़ा था कि उसमें प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होगा, तो उसमें कैसे हम टेंस का परिवर्तन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है, तो आज हम अपनी इस क्लास को उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर जिन लोगों ने लास्ट की वीडियो मिस किए हैं तो वो लोग सर्च कर सकते हैं नरेशन बाई राज यादव। आज जैसे ही डालेंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग वहाँ से अपनी लास्ट की जो क्लासें छूट गई हैं आप वहाँ से देख लेना और अपनी नोट्स को तैयार कर लेना, क्योंकि आपको देखने के साथ साथ और सुनने के साथ साथ लिखना और पढ़ना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अगर, और इसके साथ आप नोट्स भी बना लेना इसी के साथ साथ, क्योंकि हम ऐसे आपको यूनिक नियम बता रहे हैं कि आप लोगों ने ये नियम पढ़े ही नहीं होंगे। तो चलिए, तो जिन लोगों ने अगर लास्ट की वीडियो मिस किए हैं तो वो अपना वहाँ से देख लेना और नोट्स बना लेना, क्योंकि हम इसमें एग्जाम्पल भी बताते हैं। और इसके बाद जब हमारा ये असर्टिव, अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट हमारा सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस। हम अभी असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हमारे ये करीब कल से नियम ख़त्म हो जाएंगे असर्टिव सेंटेंस के, तो इसके बाद हम करीब आपको एक दिन में करीब 40 से 50 एग्जाम्पल बता देंगे, जिसमें ऐसे एग्जाम्पल होंगे जो कहीं ना कहीं आपको 100% देखने को मिलेंगे असर्टिव सेंटेंस के। और वो एक लोगों के लिए नहीं कि सभी के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सभी लोगों के लिए, जो लोग भी क्लास देख रहे हैं सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो एग्जाम्पल। हमारा पहले असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाए, इसके बाद असर्टिव सेंटेंस जैसे ही खत्म होगा तो हम एक दिन में ये बता देना 40 से 50 एग्जाम्पल आप लोगों को बता देंगे नरेशन के, जिसमें से सभी असर्टिव सेंटेंस के होंगे। तो हमें सर्वप्रथम जो हमारे पास जितना डाटा है उसको डाटा को हमें पहले उसको आना चाहिए कायदे से। इसके बाद हम तब वहाँ से एग्जाम्पल हम बना पाएंगे और सोच समझ पाएंगे कि हाँ इसमें क्या और कहाँ कब कैसे क्या किया जा रहा है। तो चलिए आज की अपनी पहली क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहले जो हमने लास्ट डे पढ़ा था उसका एक रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट डे पढ़ा था कि यदि आरबी का वाक्य, हमने कहा था आरबी का वाक्य कौन सा वाक्य होता है, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको कहा जाता है आरबी का वाक्य। तो ये इसमें है आरबी का वाक्य, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो होगा आरबी का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो होगा आरएस का वाक्य। तो हमने लास्ट डे एक नियम पढ़ा था कि यदि आरबी का वाक्य यानी कि ये आरबी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा, हमने पढ़ा था यही कि ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा। प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो सकता है और फ्यूचर का कोई भी टेंस हो सकता है। तो हमने ये बताया था कि प्रेजेंट इंडिफिनिट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद हमने ये बताया कि फ्यूचर का कोई भी टेंस हो, फ्यूचर इंडिफिनिट हो सकता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमने कहा था यदि आरबी के वाक्य में
प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होगा तो आर एस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल उसमें प्रोनाउन का परिवर्तन करेंगे। और इसके बाद हमने कहा था एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि यदि आरवी का वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आर एस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं और एडवर्ब में भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने ये लास्ट डे पढ़ा था और हमने इसके आपको एग्जाम्पल बहुत ही कायदे से और वन बाई वर्ड टू वर्ड हमने एग्जाम्पल आपको बताया था कि इसमें ये कैसे, कौन सा ये फर्स्ट पर्सन है, कौन सा ये सेकेंड पर्सन करता है, कब इसको कहाँ कैसे चेंज कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमने लास्ट डे जो हमने बताए थे या लास्ट डे हमारी जो क्लास थी उसमें हमने बहुत ही कायदे से बताया है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा तो एक रिक्वेस्ट है कि देख लेना लास्ट क्लास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझ लेना पैसिव नरेशन के हिसाब से। तो चलिए आज की अपनी अब उसी के आगे हमारा नेक्स्ट नियम है। तो जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग डालें, नेक्स्ट नरेशन का हमारा टॉपिक है नरेशन हमने आपको ड्यूरेशन इसमें दी थी, हमने इसमें समय मांगा था आप लोगों से 15 से 20 दिन में। तो ये समझ लेना 100% ये आपको 15 से 20 दिन के बीच में नरेशन टॉपिक आपको कंप्लीट मिलेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा पैसिव वॉइस, जिनमें हमने हिंदी से पैसिव वॉइस पढ़ लिए हैं, अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश से पैसिव वॉइस। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा पैसिव वॉइस का होगा, उसमें 8 से 10 दिन का टाइम लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, ये समझ लेना 100% आप यहाँ से कुछ ना कुछ एडवांस तरीके से और कुछ ना कुछ 100% कहीं ना कहीं से हट के सीखने को आपको मिलेगा। तो केवल आपको हमारे साथ जिस एनर्जी के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी एनर्जी के साथ आपको 100% ये समझ लेना यहाँ का डाटा आपको 100% दिमाग में डालने की गारंटी मेरी है। लेकिन आपको जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए तो आपको उसी तरीके से पढ़ना है। तो चलिए आज की जो हमारा नेक्स्ट नियम है तो हम अपने नेक्स्ट नियम के बारे में जानते हैं। जानना देखो, यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐसी घटना या शर्त दी जाए तो इसमें हम देखो आर एस का वाक्य कौन सा होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा। तो इसमें आर एस के वाक्य में कोई ऐसी, इसमें आर एस के वाक्य में कोई ऐसी शर्त या घटना दी गई हो, शर्त होगी या कोई घटना होगी जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो। यानी कि इसमें आर एस के वाक्य में कोई ऐसी शर्त होगी या फिर कोई घटना होगी जो भविष्य में कभी पूर्ण होने की संभावना ना रखती हो, यानी कि अपूर्ण घटना होगी जो भविष्य में पूर्ण ना हो, यानी कि जो आने वाले टाइम में पूर्ण ना होगी। तो वहाँ पर क्या करेंगे, देखो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो यहाँ पर हम आर एस के वाक्य में कोई आपको ऐसी घटना या कोई ऐसी बात दी गई होगी या ऐसी कोई शब्द दी गई होगी जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो, यानी कि जो भविष्य में कभी भी पूर्ण ना हो, भविष्य में कभी भी पूर्ण ना हो। तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। यानी कि कोई ऐसी घटना होगी जो भविष्य, अब इसके लिए आपको आना चाहिए बहुत ही कायदे का अच्छा ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए टेंस का। अगर आपके पास टेंस का अच्छा खासा नॉलेज है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे हाँ उसका, क्योंकि हमको हिंदी में अर्थ आना चाहिए कि हाँ इस सेंटेंस का हिंदी में अर्थ क्या निकल रहा है। इसके बाद हम उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे कि हाँ इसका ये मतलब है, ये भविष्य में घटना पूर्ण होगी या नहीं, जो बात कही गई है तुम्हारे सेंटेंस में वो बात भविष्य में पूर्ण हो रही कि नहीं हो रही। तो ये चीज़ें आपको आएंगी टेंस से। तो जिन लोगों ने अगर टेंस की वीडियो मिस किए हैं तो ये समझ लेना हमने टेंस, इसी वजह से हमने फर्स्ट टॉपिक उठाया था टेंस का, हमने टेंथ का टॉपिक कंप्लीट करा दिया। जिन लोगों ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो सर्च कर लेना टेंथ बाय राज यादव। आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमने 26 वीडियो में पूरे टेंथ 12 को 12 टेंथ खत्म कर दिए। उसमें हमने आपको एक्टिव वॉइस बताया और पैसिव वॉइस बताया है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लोग देख लेना। और इसकी बात क्योंकि आपको इसमें आना चाहिए टेंथ में कि इसमें इसका अर्थ क्या निकल रहा है। देखो यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात होगी जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो, यानी जो भविष्य में पूर्ण ना नहीं होगी, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें आर एस के वाक्य में होगा। तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसके बाद उदाहरण से समझो, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ जाता। तो आपको सेंटेंस पढ़ने के सेंटेंस पढ़ना है, इसके बाद आपको इसको समझना है ये सेंटेंस बोलना क्या चाहता है कि यदि मैं एक वर्ड होता तो इंसान बर्ड कैसे हो सकता है, इंसान बर्ड कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर इफ आई वर्ड ये हमारी इमेजिनरी यानी काल्पनिक कोई ऐसी घटना हो जो काल्पनिक, जिसको हम कल्पना करें, मतलब
कोई भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना हो, और जिसको हम कल्पना करें कि इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये ऐसी घटना है कि मैं ना तो पक्षी हो सकता हूँ, तो ये ऐसी घटना है जो भविष्य में कभी भी पूर्ण नहीं होगी। तो जो घटना भविष्य में कभी पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो, तो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये ऐसी इसमें शर्त दी गई हो, या इसमें ऐसी बात कही गई है जो भविष्य में पूर्ण नहीं होने की संभावना रखती है, यानी कि ये ऐसी कल्पना है जो भविष्य में कभी पूर्ण नहीं होगी। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन का परिवर्तन होगा। तो इसको बनाओ, देखो, ही सेड टू मी, तो यहाँ हमने कहा था कि इसमें सेड टू को हटाकर टोल्ड लगाते हैं, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब कामा इनवर्टेड कामा को उठाकर हम लगाएंगे दैट, दैट, दैट। अब इसके बाद इफ़ है तो इफ़ लगा दो, इफ़। अब देखो, आई कौन सा पर्सन है, आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो आई का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, तो ही। अब इसके बाद सभी कर्ता के साथ यहाँ पर वर का वर ही होता है, ही वर ए बर्ड, ही वर ए बर्ड। अब इसके बाद ये यहाँ पे भी आ रहा है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या है, ही, तो यहाँ पर होगा ही। इसके बाद यहाँ पर वुड का वुड ही रहेगा, यहाँ पर वुड का वुड ही रहेगा, ही वुड फ्लाई इन द स्काई। इसमें टेंस का परिवर्तन बिल्कुल नहीं करते हैं, और इसमें यहाँ पर वर है तो वर ही रहेगा। इसमें ये जो सहायक क्रिया होती है, समझ लेना, आई के साथ वर आता है, तो ये ऐसी जिसमें ये कपोल कल्पना जिसको कहते हैं, यानी जो कल्पना भविष्य में कभी भी ऐसी संभव घटना असंभव कल्पना होती है जो भविष्य में कभी पूर्ण ना नहीं होती, तो उसको कहा जाता है कपोल कल्पना। यानी कि इफ़ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। तो ये समझ लेना, ये होती कपोल कल्पना, ये कभी भविष्य में पूर्ण होने की संभावना नहीं रखती है। तो इस वजह से इसको हमने सेंटेंस को केवल दैट लगाकर और इसके बाद छाप दिया, जैसे लिखा था वैसे लिख दिया, केवल हमने प्रोनाउन चेंज किया है। तो देखो यहाँ पर ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो हमें सर्वप्रथम जो हमारे पास सेंटेंस आएगा उसको हमें समझना है कि इसमें कौन सी घटना दी गई है। यदि ऐसी घटना होगी जो भविष्य में पूर्ण ना हो, यानी कि जो कल्पना मात्र के लिए हो, ऐसी घटना जो केवल कल्पना मात्र के लिए हो, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, हमने इसको बनाया कि इसमें सेड टू को टोल्ड लगाते हैं, ही टोल्ड मी दैट इफ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इसके बाद हमारे देखो नेक्स्ट नियम आ रहा है। अब ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये फर्स्ट नियम जो हमने बताया बहुत ही कायदे समझाया है कि यदि आर एस के वाक्य में, यानी कि जो वाक्य कामा इनवर्टेड कामा के अंदर होगा, यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐसी शर्त या कोई ऐसी घटना दी गई हो या कोई ऐसी काल्पनिक घटना दी गई हो जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो, यानी कि जो भविष्य में कभी भी पूर्ण ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर एस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल उसमें प्रोनाउन का चेंज होगा। तो चलिए, अब इसके बाद हमने इस सेंटेंस पढ़ा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट नियम कह रहा है कि यदि आर एस के वाक्य में, अब जो लोग लिख रहे हैं नोट्स में, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको वैसा ही लिखना है। यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐसी घटना या शर्त दी गई हो जो भविष्य में पूर्ण रखने की संभावना रखती हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन करते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है, सेकंड नियम क्या बोल रहा है, देखो, यदि आर एस के वाक्य में, इसमें यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐसी शर्त या घटना दी गई हो जो भविष्य में, यानी कि ये भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखती हो, ये भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखती हो, तो वहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन करते हैं। अब कोई ऐसी घटना दी गई हो जो भविष्य में पूर्ण होगी या पूर्ण होने की संभावना रखती हो, तो वहाँ पर ये समझ लेना कि टेंस का परिवर्तन जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें 100% टेंस का परिवर्तन करेंगे। हमने क्या पढ़ा कि यदि आर एस के वाक्य में कोई ऐसी घटना दी गई हो या कोई ऐसी शर्त दी गई हो जो भविष्य में, जो आगे आने वाले टाइम में पूर्ण होने की संभावना रखती हो,
तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का परिवर्तन करेंगे। तो इसमें देखो यहाँ पर हमने यही नियम पढ़ा कि अगर भविष्य में कोई घटना पूर्ण होगी तो उसमें, या पूर्ण होने की संभावना रखती होगी तो उसमें टेंस का परिवर्तन करेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना दी गई है जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती है तो वहाँ पर टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन देखो हमारा नेक्स्ट नियम यही बोल रहा है कि यदि आरएस के वाक्य में कोई ऐसी घटना दी गई हो जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखती हो या भविष्य में होने की संभावना रखती हो तो उसमें टेंस का परिवर्तन होता है। देखो, शी सेड टू मी इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो इसमें क्या कहा, देखो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो ये ऐसी घटना है जो भविष्य में, यानी तुम हमारे पास आ भी सकते हो भविष्य में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं अब इसके बाद ये है तो अब तुम मेरे पास पढ़ने नहीं आ सकते हो। इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा या मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। तो ये समझ लेना, ये ऐसी घटना है जो भविष्य में, हाँ तुम आ सकते हो, भविष्य में मेरे पास आ सकते हो और मैं तुम्हें पढ़ा भी सकता हूँ। तो ये भविष्य में ऐसी घटना है जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रख रही है। देखो पढ़ो कि इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, आई शैल टीच टू यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो तुम मेरे पास आ सकते हो भविष्य में और मैं तुम्हें पढ़ा भी सकता हूँ। तो ये समझ लेना, ये ऐसी घटना है जो पूर्ण होने की संभावना रख रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें टेंस का भी परिवर्तन होगा, इसमें प्रोनाउन भी चेंज होगा और टेंस का भी परिवर्तन करेंगे। तो देखो, सी सेड टू मी, तो सी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, सी टोल्ड मी, सी टोल्ड मी। अब कामा इन्वर्ट कामा को उठाकर लगाएंगे दैट। अब इसके बाद इफ़, अब यू कौन सा पर्सन है, यू हमने कहा तुरंत आपको नियम लिखना है 123/सन। ये नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना नरेशन के लिए। अगर आपको नरेशन में अच्छी खासी पकड़ बनानी है तो नरेशन में आपको ये नियम आना चाहिए। इसका यूज हम कैसे करते हैं 123/सन का, कि फर्स्ट पर्सन आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये नियम हमको बहुत ही कायदे से याद होना चाहिए और इसका जो चेंज होता है, चेंज करने का तरीका भी हमको आना चाहिए। अब देखो, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। इफ़ आई, अब ये कौन सा टेंस है, इफ़ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आते हो, तो ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंस है। यू प्रेजेंट इंडिपेंडेंस चेंज होगा, हमने फर्स्ट डे क्लास में पढ़ा था कि ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी प्रेजेंट इंडिपेंडेंट पास्ट इंडिपेंडेंस में चेंज होगा। तो इफ़ आई केम टू, अब ये कौन सा ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट क्या है, सी, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यहाँ पर सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। इसमें हमने क्या पढ़ा, देखो, सी टोल्ड मी दैट इफ़ आई केम टू हर, यदि मैं उसके पास आता हूँ, आई शैल टीच टू यू। तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार क्या होगा, सी। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर हमने आई के साथ सेल लगाया है, तो सी के साथ साइकिल क्या लगेगी, सी के साथ लगाएंगे विल, तो विल को क्या चेंज करेंगे, सी वुड में। विल को देखो, आई के साथ हमने यहाँ पर साइकिल लगाई है सेल, तो यहाँ पर सी के साथ साइकिल क्या लगेगी, विल, तो विल को चेंज करेंगे वुड में, सी वुड टीच टू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू मी। देखो हमने सेंटेंस को कैसे बनाया, सी टोल्ड मी दैट इफ़ आई केम टू हर, सी वुड टीच टू मी, इफ़ आई केम टू हर, सी वुड टीच टू मी। देखो हमने सेंटेंस कैसे बनाया, सी टोल्ड मी दैट इफ़ आई केम टू हर, सी वुड टीच टू मी। हमने कहा कि यदि आरएस के वाक्य में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी शर्त दी जाए जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखती हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का और वर्ड्स का परिवर्तन भी करते हैं और उसमें प्रोनाउन भी चेंज करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी, हमने इसके पहले जो नियम पढ़ा था, फर्स्ट नियम हमारा यही था
कि यदि आरएस के वाक्य में कोई ऐसी घटना या कोई ऐसी बात कही हो जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो, यानी जो भविष्य में पूर्ण ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, केवल प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अब इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट नियम क्या बोल रहा है, नियम नंबर 3। ये हमारा फर्स्ट नियम था। अब इसके बाद ये हमारा सेकेंड नियम और ये नियम नंबर 3। ये रूल नंबर 3 है हमारा कि यदि आरएस के वाक्य में सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, अगर आरएस के वाक्य में इसमें देखो, यदि आरएस के वाक्य में सार्वभौमिक सत्य, कहावतें, ऐतिहासिक घटनाएं या आदत या स्वभाव का वर्णन किया जाए तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका मतलब समझो ये नियम हमसे बोलना क्या चाहता है। इसके लिए हमको कहावतें और मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी याद होनी चाहिए कि ये जैसे 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 make 4, और इसके बाद ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। तो ये हमें जो कहावतें होती हैं या जो मुहावरे होते हैं या जो लोकोक्तियाँ हैं, तो इनका हमारे पास अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इस नियम के लिए जो हमारा तीसरा नियम है कि यदि आरएस के वाक्य में कोई सत्य घटना हो या कोई सार्वभौमिक सत्य हो, जैसे द सनराइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, तो ये 100% सत्य है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है कि हाँ सूरज पूरब में ही निकलता है, निकलता था, निकलता रहेगा। तो कोई ऐसी घटना जो मतलब यूनिवर्सल हो, जो सदैव सत्य हो, जो कोई भी जुटला ना सके, तो ये समझ लेना वहाँ पर। और इसके बाद कहावतें हो गई, हमने बताया जैसे कहावतें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो गए। ऐतिहासिक घटनाएं जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, तो ये चीज़ें हैं। और इसके बाद तो इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। अब कोई ऐतिहासिक बात जैसे 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, या ये सब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जो इतिहास से संबंधित घटनाएं, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ें जो इतिहास से संबंधित यानी जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो वो अगर आरएस के वाक्य में आ रही हैं तो उसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये समझ लेना आपको इतिहास का भी नॉलेज यानी कि जीएस और जीके का नॉलेज भी होना चाहिए कि कौन सी ऐतिहासिक घटना है। तो ये समझ लेना कि ये चीज़ें हैं कि यदि आरएस के वाक्य में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया है, कहावतें आ रही हैं, या कोई ऐतिहासिक घटना आ रही है, या किसी का आदत या स्वभाव आ रहा है, इसमें आदत और स्वभाव ही होता है। जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये कुत्तों का स्वभाव होता है, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये कुत्तों का स्वभाव है। तो इस वजह से इसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे आदत हो गई, कहावतें हो गई, या सार्वभौमिक सत्य हो गया, तो इसमें टेंस का परिवर्तन यानी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो जैसे वी सेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो देखो वी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो हमने कहा कि यदि आरएस के वाक्य में कोई सत्य, कहावत, कोई सार्वभौमिक सत्य दिया हो, या कहावतें दी हो, या ऐतिहासिक घटनाएं दी गई हो, तो उसमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। हमने कौन कौन से पॉइंट बताए कि सार्वभौमिक सत्य दिया हो यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, और इसके बाद कहावतें दी गई हों, कहावतें हों या मुहावरे हों या लोकोक्तियाँ हों, ठीक, और इसके बाद कोई आदत या स्वभाव हो, जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं, तो ये इनका स्वभाव है, ठीक, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे हम। और नेक्स्ट हमारा आ रहा है ऐतिहासिक घटनाएं, जैसे समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये समझ लेना जो इतिहास से संबंधित तथ्य होंगे तो वहाँ पर भी टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसके लिए आपको ऐतिहासिक घटनाएं हो गई, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हो गई, तो ये चीज़ें आपको अपने अंडरस्टैंडिंग में लानी है कि हाँ ये कौन सा मुहावरे है और कौन सी लोकोक्तियाँ हैं, उसके बाद ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो वो चीज़ें हैं आपको 1 by 1 स्टेप से समझना है। हमने यहाँ पर नियम में बताया कि जब ये बातें होंगी तो उसमें आरएस के वाक्य में अगर ये बातें हैं तो उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल उसमें प्रोनाउन भी चेंज नहीं होते हैं, केवल वही सेंटेंस केवल दैट लगाकर लिख देते हैं, तो इसमें कोई किसी का भी चेंजमेंट नहीं होता है।
तो हमने आज की क्लास में आपको 3 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम बताए हैं जो समझ लेना 100% आपको कहीं ना कहीं देखने को अवश्य मिलेंगे। तो ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 2 3 3 जो नियम हमने आपको बताए हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको 100% ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो हमने फर्स्ट नियम जो पढ़ा है उसको हम देखते हैं। सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा कि यदि आरएस के वाक्य में कोई ऐसी शर्त या घटना दी गई हो, यदि आरएस के वाक्य में जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा तो ये होगा आरएस का वाक्य। तो इसमें कोई ऐसी शर्त या घटना दी गई हो जो भविष्य में पूर्ण ना होने की संभावना रखती हो, यानी कि कोई ऐसी कल्पना की गई हो जो भविष्य में पूर्ण ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल प्रोनाउन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने सेंटेंस पढ़ा, ही सेड टू मी कामा इनवर्टेड कामा इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो हमने इसको बनाया, ही टोल्ड मी दैट इफ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। अब नेक्स्ट नियम यही है कि यदि आरएस के वाक्य में कोई ऐसी बात कही गई हो या कोई ऐसी घटना हो जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखती हो, यानी जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना रखेगी, तो उसमें टेंस में भी परिवर्तन करेंगे और वर्ड्स का भी परिवर्तन करेंगे, यानी प्रोनाउन को भी चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर हमने लिखा, शी सेड टू मी कामा यूनिट कामा इफ यू कम टू मी आई शैल टीच टू यू, यानी कि यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी या पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर हमने इसको बनाया, ये भविष्य में, हाँ ये ऐसी घटना है जो भविष्य में पूर्ण हो सकती है। तो हमने इस वजह से इसमें सेंटेंस का परिवर्तन किया। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग समझना है कौन सी ये घटना है जो भविष्य में अगर आपको लगे कि हाँ ये घटना भविष्य में पूर्ण हो सकती है तो वहाँ पर सेंटेंस का परिवर्तन करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं ये घटना भविष्य में कभी पूर्ण नहीं हो सकती है तो वहाँ पर सेंटेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर शी टोल्ड मी दैट इफ आई केम टू हर शी वुड टीच टू मी। अब हमारा नेक्स्ट नियम बोल रहा है कि यदि आरएस के वाक्य में सार्वभौमिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड में सत्य, जो ब्रह्मांड में सत्य हो, अगर वो कोई घटना आ गई हो या कहावतें दी गई हों या फिर मुहावरे हों या लोकोक्तियाँ हों या ऐतिहासिक घटनाएं हों या फिर आदत या स्वभाव हो मैं जैसा बोल रहा हूँ आपको ऐसे ही लिखना। यदि आरएस के वाक्य में सार्वभौमिक सत्य हो, कहावतें हों या लोकोक्तियाँ हों, जो शब्द नहीं लिखे हैं मैं बोल के बता दे रहा हूँ तो वो लोग नोट कर लेना यहाँ से। कहावतें हों या लोकोक्तियाँ हों या ऐतिहासिक घटनाएं हों या फिर आदत या स्वभाव हो, तो इसमें इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस का परिवर्तन नहीं करते हैं। देखो जैसे वी सेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो वी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि कोई ऐसी घटना हो जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना अगर रखेगी तो उसमें टेंस का परिवर्तन करेंगे। अगर कोई ऐसी घटना दी गई हो जिसमें जो भविष्य में पूर्ण होने की संभावना न रखती होगी तो वहाँ पर टेंस का परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल प्रोनाउन में चेंज करेंगे। आज की क्लास में हमने ये 3 जो नियम पढ़े मोस्ट इंपॉर्टेंट ये समझ लेना 1 2 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है। जो लोग नोट्स बना रहे हैं तो मैंने साथ में बोला भी है, तो वो लोग वहाँ से मैंने जो बताया है तो वो लोग उसके साथ आगे नोट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जिन लोगों ने ये समझ लेना टेंस के वीडियो मिस किए हैं तो वो लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, क्योंकि बिना टेंस के ये नरेशन कुछ भी नहीं है। अगर आपको टेंस का अच्छा खासा नॉलेज है तो ये समझ लेना हमने हमारी फर्स्ट डे क्लास थी नरेशन की, उसमें हमने टेंस का परिवर्तन नहीं पढ़ा था, उसमें हमने टेंस का परिवर्तन पढ़ा था कि टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, टेंस बाई राज यादव। आप जैसे ही डालेंगे यूट्यूब में टेंस बाई राज यादव तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें हमने 26 डेज में आप लोगों को हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी कि सेंटेंस को 26 डेज में ख़त्म किया है। तो ये समझ लेना। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो यहाँ से आप डालेंगे टेंस बाई राज यादव, जैसे सर्च करेंगे तो हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से 1 बाई 1 वीडियो देखकर अपनी नोट्स को बना सकते हैं और अपनी तैयारी को हीरो लेवल लेकर जा सकते हैं। लेकिन ये समझ लेना इसमें आपको 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से कुछ ना कुछ दूसरों से हटकर सीखने को मिलेगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 4 से 5 वीडियो देखिएगा। अगर आपको लगे कि नहीं हमको जो पढ़ाया गया है हमको वही पढ़ाया जा रहा है
तो आपको जहाँ से लगे वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन जो हमारे साथ नए कैंडिडेट जुड़े हैं तो उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो देख लेना, यहाँ से 26 वीडियो है हमारे, तो यहाँ से आपको ये 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से कुछ ना कुछ अलग तरीके से सीखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट ये टॉपिक चल रहा है नरेशन। तो जिन लोगों ने अगर नरेशन के वीडियो मिस किए, ये हमारी आज की चौथी क्लास है नरेशन के। हमने 3 वीडियो बना दिए हैं, 3 क्लासें नरेशन की हमारी हो चुकी हैं। ये हमारी नरेशन की चौथी क्लास है। जिन लोगों ने अगर लास्ट की क्लासेस मिस की है ये समझ लेना आप लोग डालेंगे नरेशन बाई राज यादव, नरेशन बाई राज यादव। जैसे ही आप ये डालेंगे तो ये हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको 3 वीडियो यानी 3 क्लासें मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से, आज ये हमारी चौथी क्लास थी नरेशन की, जिसमें हमने चौथी क्लास को आज द एंड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो सेशन आएगा नरेशन का, उसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन एडवर्ब, चेंज इन एडवर्ब कि हम उसमें हमने अब बताया था आप लोगों को 5 चीज़ें कौन कौन थी। आरबी की वर्ब हो गई, टेंस हो गई, उसके बाद एडवर्ब हो गई, कंजंक्शन हो गया। तो हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है उसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन एडवर्ब। हम अब एडवर्ब में परिवर्तन करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी, ये समझ लेना। तो आपको एडवर्ब जो होंगे करीब 20 से 15 से 20 एडवर्ब होंगे, तो आपको याद करने होंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी तो इसी के जस्ट आगे क्लास होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे चेंज इन एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब में परिवर्तन। हम पढ़ रहे हैं अभी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं अभी। असर्टिव सेंटेंस का ये समझ लेना कि 80% हो गया है असर्टिव सेंटेंस। अब इसके बाद केवल 20% बचा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इसी में आता है। डबल इंट्रोगेटिव इसी में, डबल इंट्रोगेटिव भी होता है, अलग से आता है इंट्रोगेटिव, फिर इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, फिर इसके बाद इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव के बाद होगा एक्सक्लामेटरी, ये समझ लेना एक्सक्लामेटरी। इसके बाद हमारा नरेशन का टॉपिक यहीं से ख़त्म। तो नरेशन की हमारी करीब आज ये हमारी चौथी क्लास है। 15 से 20 क्लासें आएंगी, जिसमें नरेशन को आप लोगों को फील करना सिखाया जाएगा कि कैसे नरेशन को हम फील करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो मैं यहाँ से बता रहा हूँ तो आपको 100% समझ में आना चाहिए, लेकिन आपको उसी तन्मयता के साथ जैसे मैं पढ़ाता हूँ आपको उसी के साथ और उसी तन्मयता के साथ आपको पढ़ना भी है, तब आप कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास नेक्स्ट होगी हमारी, बहुत ही ये समझ लेना कायदे क्लास होने वाली है नेक्स्ट क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।